आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि ये आप स्टूडेंट्स काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, साइंसेस में भी, तो ये ह्यूमन आई से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है जी, टॉपिक नंबर 12.15। ठीक है, ह्यूमन आई। यहाँ पर इसकी डिस्कशन इसलिए करना ज़रूरी है कि हमारे ह्यूमन आई में भी नेचुरली एक लेंस फिट होता है और हमारी लाइट रेस उस लेंस के थ्रू एंटर होकर रेटिना पे जाती हैं और जाके अपना इमेज जो है उसे प्लॉट कर देती हैं। इसलिए हमारी जो ह्यूमन आई है वो भी एक कैमरा की तरह बिहेव करती है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सारी स्टडी अब कर लेते हैं। द इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई इज़ शोन इन द फिगर। आपके सामने एक आई बनी हुई है, यहाँ पे इमेज किस तरह से आँख बनाती है वो दिखाया गया है। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा इन प्लेस ऑफ द फिल्म रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर। जैसे कैमरा में इमेज जो है उसे एक फ़िल्म पे प्लॉट किया जाता है, यहाँ पर हमारे रेटिना के ऊपर एक इमेज जो है उसे प्लॉट किया जा रहा है। The eye has a refracting system containing converging lens। हमारी आँख में जो लेंस फिट होता है वो भी कन्वर्जिंग लेंस है और इस तरह से हमारी आँख के अंदर भी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होकर जाती है। द लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। हमारी जो लेंस है वो रेटिना के ऊपर इमेज को प्लॉट करता है। विच इज़ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई, जो कि हमारी आँख के पीछे एक ऐसी लेयर है जो लाइट के लिए सेंसिटिव है। इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिल्म is adjusted for proper focus, but in the eye the lens changes focal length। अब उसने कहा कि जिस तरह से हमारे कैमरा में एक सिस्टम होता है एडजस्टमेंट करने का फोकस की, उसके लेंस को आगे पीछे करके हम लोग अपना फोकस एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारी आँख के अंदर नेचुरली एक सिस्टम मौजूद है कि हमारी जो आँख का लेंस है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो छोटा या बड़ा होता है आगे पीछे होकर अपनी फोकल लेंथ को उस हिसाब से चेंज कर लेता है। हमारी आई में ये नेचुरली सिस्टम मौजूद होता है कि वो इमेज को उस हिसाब से प्लॉट कर देती है जहाँ पर हम लोग गौर करके देखना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है लाइट एंटर्स द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड दी कॉर्निया। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन जो हमारी आँख के बिल्कुल बाहर होती है उसके थ्रू लाइट एंटर होती है, उसका नाम कॉर्निया है। द आइरिस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। जो हमारी आइरिस है क्या है, उसके पास एक कलर्ड पोर्शन होता है जिसका नाम है रेटिना। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉर्निया के बाद लाइट जो है वो रेटिना के पास जाती है। द आइरिस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। तो जो कलर्ड पोर्शन है वो आइरिस है जिसके थ्रू लाइट गुजर के रेटिना पे जाती है और जाके इमेज प्लॉट करती है, और आइरिस जो है वो लाइट की एंटरिंग को कंट्रोल करता है। इट हैज़ एन ओपनिंग, इसकी एक ओपनिंग होती है एट द सेंटर कॉल्ड द प्यूपिल, जिसका नाम प्यूपिल है, जिसके अंदर से गुजर के लाइट आँख के अंदर जाती है, वो एक ओपनिंग होती है। द आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल इन द ब्राइट लाइट। द आइरिस कंट्रैक्ट्स the size of the pupil while in the dim light pupil is enlarged। तो ये जो pupil है ये लाइट कम और ज़्यादा हो तो अपने आप को छोटा और बड़ा कर सकता है। The lens of the eye is flexible and accommodates object over a wide range of distances। iris ये जो हमारा लेंस होता है ना आँख का, ये फ्लेक्सिबल है, ये कम ज़्यादा छोटा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर बहुत सी चीज़ों को अकोमोडेट करता है, यानी अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद अकोमोडेशन क्या होती है, जो भी यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो अकोमोडेशन क्या चीज़ है उसको हमने देखना है। पढ़ते हैं इसमें क्या है। द कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन डिस्टेंस
फ्रॉम इट बाय मूविंग द लेंस टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिल्म। हमारे कैमरा के अंदर जिस चीज़ को, जिस इमेज को हमने एडजस्ट करना हो, उसे आगे और पीछे करके हम लेंस की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से क्या होता है, दी आई हैज़ डिफरेंट एडजस्टिंग mechanism for focusing the image of object onto the retina। हमारी जो आँख है उसमें भी क्या है, ये एक मैकेनिज़्म होता है कि वो कम ज़्यादा होकर आगे पीछे होकर इमेज को रेटिना के ऊपर प्लॉट कर देती है। Its ciliary muscles control the curvature and thus the focal length of the lens। इसके जो सीलरी मसल्स होते हैं हमारी आँख के, वो मसल्स जो हैं जिनका नाम सीलरी मसल्स होता है, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कर्वेचर यानी लेंस की। जैसे मैंने बताया कम और ज़्यादा छोटा बड़ा होने की खसूसियत होती है, तो उसका कर्वेचर यानी उसका आउटसाइड एरिया भी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया करता है सीलरी मसल। Thus the focal length of the lens allow the objects at various distance to be seen। तो इसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट जगहों पर पड़े होते हैं वो हमें ईज़िली नज़र आ सकते हैं। आफ्टर दैट नीचे वाले पैराग्राफ में देखें, ये डायग्राम्स जो हैं उसमें यही उसने बताया हुआ है कि करीब और दूर के इमेजेस रेटिना पे कैसे प्लॉट हो रहे हैं। If an object is far away from the eye, the deviation of the light through the lens must be less। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो दूर पड़ा हो तो हमारी जो लाइट की डेविएशन है वो कम होती है। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए दैट सीलरी मसल रिलैक्स एंड डिक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द लेंस। दूर की चीज़ों के लिए जो है हमारा सीलरी मसल क्या करता है, रिलैक्स कर जाता है, डिक्रीज़ कर देता है किसको, कर्वेचर ऑफ द लेंस को, देयर बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। इस तरह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फोकल लेंथ बड़े लेंस की ज़्यादा, छोटे लेंस की कम होती है, इसलिए जब ये रिलैक्स होता है तो फोकल लेंथ जो है वो क्या करती है, इंक्रीज़ हो जाती है। The rays are thus focused onto the retina producing a sharp image। इस तरह से जो रेज़ हैं वो रेटिना पे चली जाती हैं और काफ़ी शार्प किस्म का इमेज जो है उनकी वजह से प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट ये लिखा है उसने, If an object is close to the eye, the ciliary muscle increase curvature of the lens, thereby shortening the focal length। अगर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आँख के करीब हो तो सीलरी मसल क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं लेंस का कर्वेचर और इसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाती है। द डाइवर्जेंट रेज फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट्स, जो हमारी करीब के पड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज़ आ रही होती हैं डाइवर्ज होकर, दस क्या करती हैं, बेंट मोर सो एज कम टू द फोकस। तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर बेंड होकर फोकस के ऊपर आकर इमेज प्लॉट करती हैं। आगे उसने कहा, the variation of the focal length of the eye lens to form sharp image on the retina is called accommodation। तो accommodation को किस तरह से डिफ़ाइन किया कि ये हमारी आई के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है कि वो रेटिना के ऊपर एक अच्छा सा इमेज बनाए अपने लेंस को एडजस्ट करते हुए यानी अकोमोडेट करते हुए, उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। It is large in young people while it goes on decreasing with the age। ये नौजवान लोगों में बिल्कुल ठीक होती है यानी दिखाई देने की प्रॉपर्टी सही होती है, लेकिन एज के साथ साथ कोई ना कोई डिफेक्ट जो है वो आ जाते हैं। डिफेक्ट इन एकोमोडेशन में बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज इन आई ग्लासेस। तो इस किस्म के डिफेक्ट को हम फिर आई ग्लासेस यूज़ करते हुए ठीक कर सकते हैं। तो दो तरह के जो डिफेक्ट्स हैं वो हमारी आई में प्रोड्यूस होते हैं। अब वो डिफेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे हमारे पास नियर एंड फॉर पॉइंट पहले डिस्कस किया हुआ है आई का, सबसे पहले वो देखते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। When we hold a book too
क्लोज, जब हम किसी किताब को अपनी आँख के बहुत ज़्यादा करीब रखते हैं, द प्रिंट इज़ ब्लर्ड, तो क्या होता है उसके ऊपर जो प्रिंट लिखा होता है वो ब्लर हो जाता है यानी धुंधला, बिकॉज क्योंकि द लेंस कैन नॉट एडजस्ट इनफ, हमारे जो आँख का लेंस है वो इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं करता टू ब्रिंग द बुक इनटू फोकस, के वो फिर उसको फोकस पॉइंट पे ले आए। थोड़ा सा डिस्टेंस पे बुक के रख के जो है फिर दिखाई सही देता है, बिल्कुल ये नहीं है कि आँख के ऊपर हम कुछ रख लें उसे पढ़ना आसान हो। The near point of the eye is the minimum distance of an object from the eye at which it produces sharp image। हमारा जो आँख का नियर पॉइंट है यानी जितना ज़्यादा करीब होना चाहिए वो जो है जो शार्प इमेज प्रोड्यूस करा सके उसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। मतलब हर चीज़ जो है वो इतनी भी करीब ना हो कि वो बिल्कुल ही आँख के बिल्कुल साथ हो, उसे थोड़ा सा आँख के डिस्टेंस पे होना ज़रूरी होता है। तो नियर पॉइंट क्या हुआ आई का, हमारी आँख का जो नियर पॉइंट है वो आँख से इतना सा मिनिमम डिस्टेंस है कि मिनिमम कम से कम डिस्टेंस पे हमारी आँख जितना अच्छा इमेज रेटिना पे प्लॉट कर सकती है, बना सकती है, वो नियर पॉइंट होता है। द डिस्टेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी हमारी आँख का लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सबसे अच्छा दिखाई देने वाला विजन का, तो उसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। लीस्ट मतलब कम, डिस्टेंस फासला, डिस्टिंक्ट सबसे साफ़ सुथरा दिखाई देना विजन को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एन ऑब्जेक्ट क्लोज़र टू द आई देन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर्ड। ठीक है, अगर हम नियर पॉइंट से भी ज़्यादा आँख के करीब किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें ठीक दिखाई नहीं देगा, ब्लर्ड दिखाई देगा। फॉर पीपल इन देयर early 20s with normal vision, the near point located about 25 centimeter from the eye। तो ऐसे लोग जो कि आई साइट जिनकी बिल्कुल ठीक होती है अर्ली 20s में, 20 साल से पहले, तो उनका जो नियर पॉइंट ऑफ द आई है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर भी पड़ी हुई कोई चीज़ जो है वो उन्हें बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। The near point is located about 25 centimeter from the eye. It increases about 50 centimeter at the age of 40 years and to roughly 500 centimeters at the age of 60 years. उसके बाद उसने बात की है हमारे पास द फॉर पॉइंट की। द फॉर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। फॉर पॉइंट दूर का पॉइंट, अब हमारे आँख से दूर कोई चीज़ रखी हुई है काफ़ी दूर और हमारी आँख आसानी से उसको देख रही है, अपने आप को तकलीफ़ दिए बगैर उसको सब कुछ नज़र आ रहा है, तो उस डिस्टेंस तक हमारा जो पॉइंट होगा आई का वो होगा फॉर पॉइंट। अ पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स वेरी फॉर अवे। एंड क्या है, द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स, ये जो चीज़ें हैं ये फॉर पॉइंट इन्फिनिटी पे लोकेट होती हैं। इनको देखने के लिए कभी कभी हमें कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, टेलीस्कोप वगैरह, और रात के टाइम पे कहीं ना कहीं एक डॉट की फॉर्म में ये ठीक से नज़र आ भी जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट हैव नॉर्मल आइज़ इन दिस सेंस, इस वजह से कि बहुत से जो लोग हैं जो इतना क्लियरली इन चीज़ों को यूजुअली नहीं देख सकते, तो इसकी वजह ये है कि सब लोगों की आइज़ ही नॉर्मल नहीं होती, ये भी उसकी वजह है। ठीक है, उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज़ डिफेक्ट ऑफ विजन। हमारी आँख का ऐसा डिफेक्ट कि हमें कोई चीज़ सही तरह नज़र ना आए तो उसको हम विजन का डिफेक्ट कहते हैं।